एक रोज मैं बाजार जा रही थी तो रास्ते में बहुत तेज बारिश आ गई। मैं जल्दी से सामने वाली दुकान के अंदर दुकान मालिक ने मुझे स्टोर में बिठा दिया। बाहर बारिश के गिरने की आवाज आ रही थी, लगता था, और तेज बरसने लगी है। अचानक बिजली चली गई और मैं अंधेरा हो कि बंद हो गया। तभी एक शख्स आया और कहने लगा, मैं लाइक करता हूँ। मैंने शुक्रिया दरवाजे तक गया ही था कि दरवाजा बंद करने की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझती, वह मेरे करीब आ चुका था। तभी उसने एक हाथ मेरे मुंह पर और दूसरा हाथ मेरे तलवार। जिंदगी बहुत ही अजीब है, अक्सर कुछ न होते हुए भी उसके अंदर से नींद हराम कर देते हैं। मेरे सर पर बाप का साया न रहा था। तभी मारो जता दी थी कि बेटी अपनी देवा माँ की लाज रखना भूलकर भी सीधे रास्ते से कोई ऐसा कदम ना उठाना जो मेरे लिए मौत का पैगाम साबित हो। मैं तो सीधी साधी अच्छी लड़की थी। नेट चलाना, फिर ना जाने क्यों अम्मा मुझको ऐसी बातें सुना दी। बाकी से तो ऐसी बातें अभी नहीं कहती थी। खुदा जाने क्यों मुझे को अपने अंदर से सुना दे। शायद इसलिए के बाद ही घर में रहती थी और मैं स्कूल में पढ़ती थी। हालांकि मैंने कभी किसी लड़की को नहीं कराई थी। मालिक के पास होने के बाद रखी हुई जमा पूंजी खत्म हो गई तो सिनेमा से कहा कि मैं मुलाजमत तलाश करती हूँ, लेकिन उन्होंने इजाजत न दी। हालांकि मेरी बहन का एडमिशन कर चुकी थी, मगर माँ को जमाने से इतना खौफ था कि हम भी उनकी बातों से हो जाते थे। ये तो मामू की हिम्मत थी कि मैं पढ़ रही थी, वरना तो मेरी बहन की महाभारत की वफात के बाद उसको स्कूल से भी हटा लेते। हमारे मामू बहुत अच्छे थे, वो हमारे हमदर्द और मेरी माँ से मोहब्बत करते थे। मैंने उनसे कहा कि खर्चे की तंगी है, लेकिन समरीन को नौकरी कराने से डरते हैं। जमाना खराब है, घर से भी कदम निकाले तो ना जाने क्या हो जाता। मैं होना क्योंकि फिर करती है। बेशक समरीन को नौकरी ना कराएं, मैं हर माह आपको खर्चा देता रहूंगा। आप बस बच्चों को उनके घर का करने की फिक्र करें। मामू कोई ज्यादा अमीर आदमी न थे, मुलाकात करते थे। माँ को तनख्वाह थी, वो अपने बच्चों का पेट काटकर हर माह खर्चे के लिए मेरी वालिदा को रख देते हैं। हमसे यूं तो हमारे दो दो शब्द इज्जत से गुजर रहे थे। हमने अपनी बहुत ही ख्वाहिशों को दबा लिया था कि रोजी रोटी पूरी होती रहे। इजाफे चीजों का क्या करना है कि जिनके बगैर भी हम सांस ले सकते थे। तेरी क्लास फेलो जो जमात में मेरी हमरा से स्थिति एक दिन कहने लगे कि तुम ये खत्म अपने पास रख लो, बाद में ले लूंगी। मैं इसे अपनी बहन से छुपाना चाहती हूँ। मैंने खाकर अपनी कॉपी में रख लिया, ना तो पूछा किसका है और ना ही उसको खोलकर पढ़ा। ये सहने की अमानत हमारे घर के सामने शरीर की दुकान थी, उसको हमारे हालात का इनाम था, लिहाजा हम लोग उससे उधार पर भी सौदे मंगवा लेते थे। वो खाते में लिख देता हूँ, पैसे देते उसका कर्जा दे दिया करते हैं। उसकी दुकान पर सभी आशा मिलती थी। एक तरफ से वह जनरल स्टोर की था, एक कोने में उसने स्टेशनरी का सामान भी रखा हुआ। मुझे तो आप रजिस्टर्ड कॉपी, पेंसिल, बालपन वगैरह की जरूरत पड़ती करीब होने के समय उसकी दुकान से खरीद लिया करती थी। उस रोज मुझे कॉपियाँ खरीदने थी। कॉलेज से उसकी दुकान पर चली गई तो मेरी कॉपी में रखा हुआ था वही गिर गया। मुझे पता नहीं चला। अगले रोज कॉलेज कहीं तो हाथ मेरी सहेली ने मांगा। मैंने कहा कि निकाली नहीं था। सब कार्यों को देख लिया, ना मिला। बहुत परेशान हुई उससे मात्र क्योंकि शायद घर पर रह गया है। कल ला दूंगी। कॉलेज से सीधी शरीफ की दुकान पर गई। उससे अरे कुछ आपके बारे में पूछते उसने खुद ही कहा कि कल आपकी रात आई थी। यह नीचे अपनी अमानत, ये कहकर उसने तय किया हुआ कागज मुझे दे दिया। घर आकर मैंने खत को खोल के देखो किसका है और इसमें क्या लिखा है। सोच रही थी यकीनन उसे शरीर में भी पड़ा होगा, क्या खबर इसमें कोई ऐसी वैसी बात लिखी हो। जब कागज को खोला तुझे देखकर गुस्सा आ गया तो शरीफ ने खाद बदल दिया था। उसने मेरे नाम रख दिया था। बड़ी मोहब्बत भरे किस्म के जुमले लिखे थे, मेरी तारीफ की गई थी। शरीफ के इस हरकत पर काफी दिन परेशान रहे, मगर उसकी दुकान पर ना गई। वो खाता अलबत्ता मेरी कॉपी में रखा था। सहेली को तो सारा हाल बताकर बात कर ली, लेकिन बाद में क्या करती। जिन्होंने मेरे कमरे की सफाई करते हुए
काफी सेहत निकाल लिया था। अब वह मुझको धमकाते थी कि तेरा ये खत मैं मामू को दिखा दूंगी। बाबू से बहुत डरती थी, लिहाजा अगले रोज मुझे शरीर की दुकान पर जाना ही पड़ा। मैंने उसे कहा कि तुम्हारी हरकत की वजह से मुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। अब तुम्हारा हक भाभी के पास है, मामू आएंगे, फोन को जरूर दिखाएंगे। बचाए परेशान होने के बहुत से लगा। बोला बस इतनी सी बात पर घबरा गई हो, परेशान ना हो, तुम्हारी बाजी ऐसा हरकत नहीं करेंगे को महतम कर हाल क्या करती। उसकी झूठी तसल्ली हो पर उसको बुरा भला कहकर आ गई। उसने मुझसे माफी भी मांगी, मगर मेरा गुस्सा कम ना हुआ। काफी दिन उसके शरीर की दुकान पटना गई, लेकिन फिर जरूरत की चीजों के खातिर जाना ही पड़ा, क्योंकि घर के नजदीक यही एक दुकान थी। दुकान पर दोबारा जाने से झिझक टूट गई। उसने भी माफी मांग मेरी सहेली वाला हड्डी दे दिया। मैंने दिल साफ कर लिया। यह मजबूरी थी कि सौदा उधार इसलिए लेते थे। बाल दफा ऐसा भी होता है, एक पैसा घर में ना होता और मेहमान आते, तुम्हें दौड़कर जो सामान दरकार होता ले आती। उसने उधार सदस्यता देने पर भी इनका क्या था। वह मुझे अच्छी लड़की समझता था और मैं भी उसको अच्छा इंसान समझती थी। तभी उसने बदतमीजी वाली कोई बात ही नहीं थी। शायद उस खत में कुछ ऐसा लिखा होगा कि उसको ये सब ठीक है, सलमा के मोहब्बत नामे आते हैं, मैं भी क्यों ना लिख दो। बाद में मैंने उसे बता दिया था कि मेरा नहीं, मेरी सहेली कहा था, तो उसने गाड़ी बनी यकीन कर लिया, क्योंकि अब पहले जैसा सीधा साधा शरीफ बनकर पेश आने लगा था। मेरी मामू ने अपने एक रिश्तेदार के लड़के मुद्दत से बचपन में कर दी थी। दरअसल मंगनी बहुत खामोशी से हुई थी। हत्या के बारे दाने पड़ोसियों को भी नहीं बुलाया था। उनका ख्याल था कि भावेला करने से मंगिया टूट जाती है, लिहाजा तभी बुलाएंगे जब शादी का मौका आएगा। मेरी मम्मी का इल्म शरीफ को भी नहीं था। एक दोस्त ने मुझसे कहा, एक का मौका है, जी चाहता है कि तुमको कोई तोहफा दूं, क्या कबूल कर लोगी क्या। रास्ता न होकर उसने यह बात इस तरह ले जाकर कही कि मैंने कह दिया, अच्छा दे दो, मैं नाराज ना होंगी। कहने लगा कि वादा करो कि नाराज ना होगी। अरे भाई, नाराज होना कैसा है, अगर कोई ले तो ठीक, वरना ना ले। नाराजगी का क्या देखा। तब उसने कहा, अच्छा अपनी कलाएं आगे लाओ। मैंने कलाएं आगे कर दी। बुर्का पहने उसे बुर्के का बाजू जरा सा कलाई से हटाया और जलता हुआ सिगरेट लियो उसकी उंगलियों में था। मेरी कलाई में गाड़ियां, मगर उसने उस वक्त तक मेरा हाथ न छोड़ा जब तक सिगरेट कलाई की खाल में न उधर गया। अगर दुकान में उसका नौकर मौजूद ना होता तो शायद मैं चीज पड़ती, मगर अपनी रुसवाई के डर से जब्त किया और आंसू के लिए वह कहने लगा, मुझे माफ कर देना, मेरी खातिर तुमने दर्द सहा है। यह मेरी ऐसी निशानी है जो कभी ना मिटेगी। इसे देखकर मुझको हमेशा याद रखोगे। उसके मुलायम की मौजूदगी की वजह से मैंने उसे कुछ ना कहा कि इस बात को अगर वह बाहर के लोगों से बयान करता तो मेरा भी नाम लेता और मैं अपनी बदनामी ना चाहती थी। सोचा बाद में जब शरीफ दुकान पर अकेला होगा उसकी खबर लूंगी। कलाई पर जलन की वजह से मैं वहां एक मिनट ना रुक सकती थी। घर आकर खूब रोए और दिल को बाहर निकल गया और रात भर इस बार सोचती रही कि शरीफ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तू जो सोचती जाती थी, इतना गुस्सा कम होता जाता था। ना जाने क्यों मुझको एहसास हो गया कि वह लेकिन चुपके मुझसे मोहब्बत करता है। मोहल्लेदार था, मम्मी की इज्जत करता था, इसलिए कुछ नहीं कहता था, जबान से अपनी मोहब्बत बयां नहीं करता था। आज मेरी कलाई चलाकर उसने जाहिर कर दिया कि उसको अपने दिल पर एक प्यार नहीं रहा। तभी माँ की बातें याद आने लगी। ये जमाना खराब है। हाँ, वाकई लड़की लाख अच्छी हो, मगर टकराव तो जमाने से होता है, और जमाने में कितनी खराबी आ चुकी होती है ये लड़कियां नहीं जानती, मगर माएँ जानती। उन दिनों बाजी की शादी मामू के बेटे से हो रही थी। इस वजह से मेरा रोज भातार का चक्कर लगता था। अक्सर मेरे साथ मेरे पड़ोसन खाला अलीशा चले जाते थे। उस रोज खाला की तबीयत ठीक ना थी। सोचा खुद ही चले जाते हो। बाजी के जोड़े धरती को देने थे। दर्जी की दुकान बाजार के शुरू में थी। मैंने बैग में कपड़े डाले, अम्मा को नाम बताया कि खाना अलीशा आज मेरे साथ नहीं जा रही है और
चुपके से घर से निकल गए। फरवरी का पहला हफ्ता का सर्दी पड़ रही थी। आज सुबह से बादल बने हुए थे। अभी मैं आधे रास्ते में थी कि बारिश हो गई और सेकंड में तेज से तेज पर बारिश होती गई। मुझे कल से कुछ हरारत महसूस हो रही थी। सोचा बुखार ना हो जाए। सारे में दर्द भी महसूस हो रहा था। बारिश में भीगने से कम भी शुरू हो गई। सामने शरीर की दुकान थी। उसने मुझको पुर का समय खराब और देखा तो दुकान से बाहर निकल आया। इधर से मैं गुजर रही थी। वो गली नीचे थी। पानी मेरी पिंडलियों से ऊपर आ रहा था। शरीफ दौड़कर आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। आगे गली में गटर खुले हुए हैं, मालूम है? अगर पाँव पर गया तो अंदर चले जाओगे। पकड़ो मेरा हाथ, में तुमको गली पार करा दो। अब नखरे छोड़ो, मैं तुमको खा नहीं जाऊंगा। गरज के ऐसा कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बचाकर मुझको पानी से भरी गली से निकल आया। उसकी दुकान तक आते आते सर्दी से मुझ पर लड़का तारी हो गया। आ जाओ, उसने कहा कि नहीं तो चलाता हूँ। सरा सा गर्मी ले लो फिर घर चले जाना। मुझसे भी कदम चला नहीं जा रहा था। मैं उसकी दुकान के अंदर चली गई। उसने मुलायम को काउंटर पर बैठा दिया और मुझे दुकान के अंदर बने स्टोव में ले आया। कहा कि बुर्का उतार दो और यह साल पहले नहीं लगा देता हूँ। इतने में उसका दोस्त आ गया। वो बोला यार चाय पिला दो, गर्मा गर्म, सर्दी बहुत है। एक सौदा लेने घर से निकला था। बारिश तेज हो गई। तमाम देखकर अगर छतरी पर शादी है तो वह मुझे दे दो ताकि घर तक जा सको। तुम बैठो, मैं अभी छतरी लाता हूँ और चाय भी गर्मा गर्म घर से बनवाकर थर्मस में ले आता हूँ। ये कहकर चला गया। शरीर का घर नजदीक ही था। दोस्त को उसने दुकान में बैठा दिया। मैं तो शोर में बैठी थी। सामने सीटर चल रहा था। शरीफ की दुकान से निकलते ही उसके दोस्त ने उठकर छोड़ने आता मुझको बैठा देखा तो बेधड़क अंदर आ गया। मैं घबरा गई। कहने लगा तब राव नहीं, तुम भी सर्दी उतारने दुकान में आ बैठी हो ना? सर्दी के वजह से इधर आ गया था। अभी चाय आ जाती है, पीते ही ठंड उतर जाएगी। ये कहकर वह हीटर के सामने पड़े स्टूल पर बैठा और हाथ पांव कांपने लगा। मुझको उसका अंदाज बहुत बुरा लगा। मजबूरन खामोश बैठी रही। सोचा 2-4 मिनट से बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे कहने से तो ये दफा होगा नहीं और नौकरों के कान खड़े हो जाएंगे। कुछ शक के स्वर में दाखिल होते हैं। मैंने साल से मुंह को ढक लिया था। आप पर्दानशी पूरा चेहरा ढक ले। मुझे कोई एतराज नहीं, थोड़ा सा बड़ा था। वहाँ कुर्सियाँ और पलंग पड़ा था। गया ये शरीर के आराम करने का कमरा था नहीं। सर के सामने से उठ गई और पलंग पर जा बैठी ताकि उस शख्स से दूर रहो। बाहर बारिश के गिरने की आवाज आ रही थी। लगता था कि और तेज बरसने लगे हैं। अचानक बिजली चली गई। शोर में अंधेरा हो गया। सीटा भी बंद हो गया। तभी वह शख्स उठ खड़ा हुआ कहने लगा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, अभी लाइट जाता हूँ। मैंने शुक्र किया कि खुद ही दफा हो रहा है। दरवाजे तक गया ही था कि अंदर से छूटने चढ़ाने की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझती वह मेरे करीब आ चुका था। तभी उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और ऐसी मुसीबत गुजर गई। उम्र भर का रोग हो गई। मस्त होते वह दरवाजा खोलकर जा भी चुका था। उसके जाने के थोड़ी देर बाद शरीर चाय के थर्मस लेकर आ गया। नौकर ने उसको बता दिया कि आपके दोस्त अभी अभी चले गए। बस लेकर अंदर आया तो मैं रोते हुए कब आ रहे थे। उसने बैटरी लाइट दुकान से लाकर स्टोव में रखी और कहा कि अभी तक काम रही हो, चाय पी लो, मैं तुमको घर पहुंचा तो बड़े भाई की गाड़ी ले आया हूँ। बिजली जाने से हीटर तो बंद हो गया है, या सर्दी कैसे उतरती। मैंने चाइना की बड़ी मुश्किल से बस इस कदर क्या भाई, मुझे तेज बुखार चढ़ गया है तो मुझे घर पहुंचा दो। तुमने इतनी देर लगा दी, अकेला मुझे छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी। दोस्त ने चाय का कहा तो सोचा कि तुम्हारे लिए घर से भैया की गाड़ी भी ले आता हूँ। उसको मैंने उसके दोस्त के बारे में ना बताया और ये भी नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। शरीफ ने बहुत अच्छा किया, एक कप चाय पी लो, मगर मुझसे चाहे क्या, मेरा तो सांस लेना दुश्वार हो रहा था। शरीफ ने मुझे घर के सामने उतारा। वहाँ भी काफी पानी था। जब मैं घर के अंदर चली गई तब उसने गाड़ी स्टॉप की। मुझे देखते ही कहा कि मैं जानती थी कि तुम भूल गई होगी।
आज पागल बने हुए थे। नहीं जाती तो अच्छा था। अनुष्का, बेचारी भी तेरे साथ था, बात हुई होगी। मैंने माँ की बात का जवाब नहीं दिया। कमरे में जाकर जलेले बात को तब्दील किया और लहास में घुस गई। अब एक कुत्ते ही बेहोश हो गई जैसे किसी डरावने ख्वाब से डर गई होश आया, क्योंकि डरावने ख्वाब का असर कायम था। पलकें भीगी हुई थी। जाने कब तक एप्पल किया को भिगोती रहे। एक बार इस आसमान से कह रहे थे और एक बरसात मेरी आंखों से हो रहे थे। ना जाने कब नींद ने मुझ पर तरस खाया और मुझे अपनी आगोश में लिया। उसके बाद मेरी जिंदगी का लम्हा हर से बदलती गई जिसने मुझे लूटा। मैं तो उसका चेहरा भी ना देख पाई थी। जाने ये किस जुर्म की सजा दी जो मुझे मेरे इतने बुज़दिल हो गई। शरीर तब से ना कह सके कि तुम क्यों मुझे अपनी दुकान में ले गए थे। इससे तो अच्छा था कि मैं दुकान के बाहर के प्रति और सर्दी से मर जाते। उस रोज के बाद मैंने शरीफ के मलिक दुकान में जाना छोड़ दिया। दुकान के सामने से गुजरने से मुझे दहशत होती थी। तभी मेरा मंगेतर आ जाता तो मैं कमरे में छुप जाती। मुझ में उसका सामना करने की हिम्मत ना रही थी। वो बचपन से मेरा मंगेतर था, मुझसे मोहब्बत करता था को, और मैं कई बार घर में अकेले ही रहते थे, लेकिन कभी उसने मेरी आंख से ना देखा। वह मुझको अपनी इज्जत समझता था। वह हैरान था कि उसको क्या हो गया। जब मैंने अपने अंदर घबराहट को महसूस किया, मुद्दत से मैंने उसे देखा तो तार गया कि कोई गैर मामूली बात हो चुकी है। मम्मी से कहा कि चलिए मेरे साथ शर्मा को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। मुझे ये दिमाग लगती है। हाँ, उसकी बातों में आ गई और दोनों इसरार करके मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मुंह को देखने के बाद माँ से कहा कि देर मत करो और इसकी जल्द से जल्द शादी कर दो। यही आप लोगों के हाथ में बेहतर है। घर आकर मदद सर ने मुझसे पूछा कि क्या बात है, क्या तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, तुमको किसने बर्बाद किया है। मैंने जब आना खोली तो उसने मुझसे शादी से इनकार कर दिया। हाँ को बड़ा सदमा हुआ, वजह पूछते रहे मगर उसने बचा बिना बताए हाँ। मुकेश दोस्त की मार्फत से मेरा एक और रिश्ता गया। मामू मुदस्सर के इनकार करते थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि दूसरा रिश्ता आया है, आदमी शरीफ और खुशहाल है, मगर उम्र में तुमसे 14-15 साल बड़ा है। तुमको इतराज ना हो तो हम उसको हक है। मैंने जवाब दिया, आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। मामू और अम्मी ने झटपट मुझको उससे दिया कि क्या खबर और रिश्ता कब मिले। शादी की रात मैं डरी सहमी बैठ मेरा क्या बनेगा। मेरे दूल्हा ने घूंघट उठाते ही कह दिया मैं शादी के काबिल ना था, मगर माँ ने मजबूर कर दिया तो मेरा ये राज किसी पर जाहिर ना करना। मैंने वादा कर लिया, तभी आपका राजभाषा करूंगी। मैंने उस पर रहम किया तो उसने मुझ पर रहम किया और मेरा राज किसी पर आज ना किया, क्योंकि मैंने अपने ऊपर गुजरी की आमद का वाक्या उसको बता दिया था। उसने कहा कि मैं तुमको उम्र भर औलाद ना दे सकता था, मगर खुदा के कामों में औरत होती है, माँ बनती है, खुल जाती है। मैं भी शेर को पाकर अपनी भूल को भूल गई, लेकिन यह मेरी भूल ना थी। मैं मुजरिम थी और ना गुनाहगार जो मुस्लिम था। मुझे यकीन है कि वह जरूर खुदा की पकड़ में आया होगा। मेरे लिए तो खुदा ने मेरे शौहर को फरिश्ता बनाकर मुझसे मिला दिया, जिसने मुझे और शेर को कबूल कर लिया, क्योंकि उसने मुझसे पहले रोज एक सजा की थी। मेरा भरम रखना, मैंने उसका ध्यान रखा, क्योंकि मुझको भी तो उससे यही कहना था कि तुम भी मेरा परम रखना। तो हम दोनों ने एक दूसरे का भरम रखा। मेरी सास हमारी शादी के 5 माह बाद भाजपा गई हो, दिल की मरी थी। मेरे शौहर ने 16 साल तक फिर का खर्चा उठाया, फिर वह वफात पा गए। मम्मी भी अल्लाह को प्यारी हो चुकी है, मगर मैं शेर के सहारे जिंदा हूँ। उसके लिए जीती हूँ कि मेरे रब के साथ लेने आ रहे हैं। जब वह किसी को बचाना चाहता है तो कैसे कैसे सबब बना देता है। खुदा ने मेरी इज्जत रखी, मेरे शौहर की भी इज्जत रखी, और हम दोनों एक दूसरे की चादर बना दिया कि हमको रवाना किया। वह कितनी बड़ी अजीम और शान हस्ती है कि बड़े बड़े अकधक लेती है, और हम इंसान कितने छोटे हैं जो तिनके को पीछे तीतर बना देते हैं। आखिर जिंदा है, खुदा की शान है, खुदा की जिंदगी जी रहा है। खुदा ने उसको भी इस दुनिया में आने देना था, जिंदा रखना था, तो वही मेरी और वलीद की शादी हमारे मुकद्दर में लिख दी।
Farana yani, kya halata hot ki main bi jinda, rahati ya nahim, alabida